एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स से शिक्षा। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के एमसीक्यू क्वेश्चंस चैप्टर 2 के, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये जो क्वेश्चंस हैं ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर एप्लीकेबल टू अ गवर्नमेंट ऑफिस वेयर देयर इज अ डायरी डिस्पैच क्लर्क whose job is to receive and send mail or documents, a data entry operator whose task is to input data on the computer, a peon and an officer etc. यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेबल होता है गवर्नमेंट ऑफिस में भी, जहाँ पर डायरी डिस्पैच वर्क होता है, क्लर्क का जॉब होती है जहाँ पर आपको मेल के जरिए डॉक्यूमेंट सेंड करने होते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब होती है, पियोन ऑफिसर, राइट। The principle is also applicable to a limited company where there are separate departments like production, finance, marketing. वहीं ये प्रिंसिपल वहाँ भी अप्लाई होते हैं जो एक लिमिटेड कंपनी है जहाँ पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होगा, फाइनेंस अलग होगा, मार्केटिंग अलग होगा। एक्सटेंट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क हाउएवर मे वेरी फ्रॉम केस टू केस। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्लेन हियर। आपसे पूछा गया कि यहाँ पर कौन सा फीचर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का शो हुआ है। तो देखो सिंपल सी ये केस स्टडी कहना चाह रही है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल है, ईदर गवर्नमेंट ऑफिस और अ लिमिटेड कंपनी, यानी किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो वहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेबल किए जा सकते हैं, उनका यूज होता है, राइट। सो यहाँ पर ऑप्शंस आपके पास फ्लेक्सिबल, जनरल गाइडलाइंस, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन एंड यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। सो द करेक्ट आंसर इज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यानी ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी सिचुएशन, किसी भी कंट्री में, राइट। Next question is the employees of Alpha Limited deserve fair and just remuneration. जो employees हैं Alpha Limited के उन्हें fair remuneration मिलना चाहिए, but what is just and fair is determined by multiple factor. लेकिन एक fair remuneration क्या है ये depend करता है multiple factors पर. They include contribution of the employee, paying capacity of the employer and also prevailing wage rate for the occupation under consideration. यानी एक एम्प्लॉय को कितने वेजेस मिलने चाहिए ये डिपेंड करता है कि एम्प्लॉय का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है, कंपनी की कितनी कैपेसिटी है पे करने की, और वेज रेट इस टाइम पर इस ऑक्यूपेशन में क्या चल रहा है। देखो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होगा उसका वेज रेट ज़्यादा होगा, वहीं एक जो फैक्ट्री में वर्कर है उसका वेज रेट कम होगा, राइट। तो आपके ऑक्यूपेशन का वेज रेट क्या है वो भी कंसिडर किया जाता है। ये सारी चीज़ें आप देखते हैं और उसके बाद डिसीजन लेते हैं कि किसी एम्प्लॉय को कितने वेजेस, कितनी सैलरी पे करनी है, राइट। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट टू विच द अबव केसेस रिलेटेड। यहाँ पर भी आपको फीचर ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट ही हाईलाइट किया करना है। सो ऑप्शंस आर कंटीजेंट, जनरल गाइडलाइंस, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन एंड फ्लेक्सिबल। सो यहाँ पर अगर आपने फीचर्स पढ़े हो तो आपको मीनिंग अच्छे से याद होगा कॉन्टीजेंट का। कॉन्टीजेंट कहता था कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशन इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, और हर एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग इन प्रिंसिपल्स को हम अपने अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ठीक है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आईटी फर्म है तो आईटी फर्म में जो एम्प्लॉय को एक वेजेस देने का क्राइटेरिया होगा वो डिफरेंट होगा, वहीं एक जो फैक्ट्री है वहाँ पर एम्प्लॉय को वेज देने का क्राइटेरिया डिफरेंट होगा। सो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारे क्राइटेरियाज चेंज हो जाते हैं, यही है कॉन्टीजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द न्यूली अपॉइंटेड मैनेजर ऑफ Sodhi Iron Limited, Mr. Om Bharti, is of the opinion that even a small production activity like loading pig iron into boxcars can be scientifically planned and managed. यानी एक न्यू मैनेजर अपॉइंट किए गए सोधी आयरन लिमिटेड में, जिनका नाम था मिस्टर ओम भारती, और उनका ये ओपिनियन था कि चाहे एक स्मॉल प्रोडक्शन एक्टिविटी ही क्यों ना हो, क्या है हमें कुछ भी चीज़ लोडिंग या अनलोडिंग ही क्यों ना करनी हो, अगर मतलब उसे भी हम साइंटिफिकली प्लान करेंगे और मैनेज करेंगे तो बहुत परफेक्टली हो सकती है, राइट। तो उनका कहना था चाहे छोटा काम हो बड़ा काम हो हमें साइंटिफिकली प्लान करना चाहिए। दिस कैन रिजल्ट इन ट्रेमेंडस सेविंग ऑफ ह्यूमन एनर्जी एज वेल एज वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मटेरियल। और अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे क्या होगा, ह्यूमन एनर्जी को हम बहुत अच्छे से सेव कर पाएंगे, वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगा, वेस्टेज ऑफ मटीरियल भी नहीं होगा। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हाईलाइटेड है। यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल हाईलाइट हुआ है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के 4 ही प्रिंसिपल थे और चारों ही यहाँ इन्होंने मेंशन किए हुए हैं, राइट। तो अगर आपने इन्हें पढ़ा हो तो आपको याद होगा उसमें सबसे पहला जो प्रिंसिपल था वो था साइंस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब, दैट वन, राइट। इस जो प्रिंसिपल था इसका मेन फोकस ही यही रहता था कि आपको जो है हिट एंड ट्रायल मेथड या फिर ओल्ड मेथड्स, रिजिड मेथड्स को आपको फॉलो नहीं करना, आपको हर चीज़ के लिए साइंटिफिक डिसीजन लेना है, वन बेस्ट मेथड चूज करना है, रूल ऑफ थंब को फॉलो नहीं करना है, किसी की डिक्टेटरशिप, किसी का एक्सपीरियंस, हिट एंड ट्रायल मेथड, इन सबको हमें फॉलो नहीं करना।
छोटे से छोटा काम हो उसे भी अगर लॉजिकली और साइंटिफिकली किया जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है। सो साइंस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। इन जापानीज कंपनीज पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट इज इन प्रैक्टिस। जापानीज कंपनीज में पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस किया जा रहा है। पैटर्नलिस्टिक मतलब होता है जैसे एक फादर होते हैं ना, फादर जैसे केयर करते हैं अपने बच्चों की, उसी तरह एक जो एम्प्लॉयर है यानी जो बॉस है वो अपने एम्प्लॉयज को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जापानीज कंपनी में इस तरह का माहौल रहता है। देयर इज कंप्लीट ओपननेस बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर। मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में फुल्ली ओपननेस रहती है, दोनों एक दूसरे से क्लियरली अपने थॉट शेयर कर पाते हैं। इफ एट ऑल वर्कर्स गो टू स्ट्राइक दे वेयर अ ब्लैक बैज बट वर्क मोर देन नॉर्मल वर्किंग आवर्स टू गेन द सिंपैथी ऑफ द मैनेजमेंट। यहाँ पर क्या होता है कि अगर एम्प्लॉयज़ की कोई भी डिमांड है तो वो स्ट्राइक पर नहीं जाते। स्ट्राइक पर जाने का उनका तरीका क्या है कि वो ब्लैक बैज यानी एक काला पट्टा अपने हाथ पर बांध देते हैं और नॉर्मल वर्किंग आवर्स से ज़्यादा काम करते हैं। यानी अगर 8 घंटे काम करना है तो वो 10 घंटे काम करेंगे, एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, सिंपैथी गेन करते हैं अपने एम्प्लॉयर की सो दैट उनकी डिमांड्स फुलफिल की जा सकें। नेम द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विच इज फॉलोड बाय जापानीज कंपनीज। तो जापानीज कंपनीज कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करती हैं इस तरीके को अपनाकर। सो यहाँ पर अगेन आपको 4 प्रिंसिपल आपको गिवन है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ही हैं ये। ठीक है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, साइंस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। सो इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल था आपका साइंस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब, उसके बाद नेक्स्ट था आपका हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, और हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड ही इसका करेक्ट आंसर है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड प्रिंसिपल क्या कहता था कि हम जो भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में 2 ग्रुप्स होते हैं, एक वर्कर्स का ग्रुप होता है और एक एम्प्लॉयर्स का ग्रुप होता है। राइट, ये एम्प्लॉयर्स हैं जो हमारे हेड हैं, जो हमारे से काम करवा रहे हैं, और ये वर्कर्स हैं जो उनके लिए काम कर रहे हैं। राइट, इन दोनों के बीच में हार्मनी बनी रहनी चाहिए, किसी भी तरह के क्लैशेस, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स इन दोनों के बीच में नहीं होनी चाहिए। दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे के थॉट्स को रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे के वर्क को वैल्यू करें, ऐसी सिचुएशन होना चाहिए। यानी एक अच्छा माहौल होना चाहिए दोनों के बीच में। वर्कर्स को नहीं लगना चाहिए कि सारा काम वही कर रहे हैं, और ना ही एम्प्लॉयर को लगना चाहिए कि सब काम हम ही कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को वैल्यू करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही जापानीज कंपनीज ये चीज़ फॉलो करते हैं। दैट्स वाई जितने भी वर्कर्स हैं वो एम्प्लॉयर के साथ किसी भी तरह का रिलेशन बिगाड़ते नहीं हैं। वो क्या करते हैं, पोलाइटली अपना एक डिमांड रखते हैं और उसे फुलफिल होने के लिए वो ज़्यादा काम करते हैं। अपने एम्प्लॉयर के लिए ही काम कर रहे हैं लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा कर रहे हैं सो दैट वो सिंपैथी गेन कर सकें। राइट, सो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वंस देयर वाज अ मीटिंग ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफ अवनी एंड आरू लिमिटेड। इन द मीटिंग इट वाज डिसाइडेड दैट मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट ईयर्स टू एनी कंस्ट्रक्टिव सजेशन मेड बाय द एम्प्लॉयज। यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट की जो मीटिंग हुई उसमें ये डिसीजन लिया गया कि मैनेजमेंट जो भी कंस्ट्रक्टिव डिसीजंस आ रहे हैं या कंस्ट्रक्टिव सजेशंस आते हैं एम्प्लॉयज़ की, यानी वो एम्प्लॉयज़ जो वर्क कर रहे हैं, अगर वो कोई सजेशन देते हैं तो हम उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, ना कि उन्हें, मतलब आप ऐसा होता है ना कि एम्प्लॉयज़ हैं उनका सजेशन को आप वैल्यू नहीं देते, ऐसा नहीं होना। आपको अपने ईयर्स क्लोज नहीं करने, इवन ओपन करने हैं, उनके कंस्ट्रक्टिव सजेशंस को वेलकम करना है। दे शुड बी रिवॉर्डेड फॉर देयर सजेशन, इवन आपको उनके सजेशन के लिए उन्हें रिवॉर्ड भी देना है। दैट मीन्स अगर कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा सजेशन आपको दे रहा है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रूटफुल हो सकता है तो उसे रिवॉर्ड भी आपको देना चाहिए इन रिटर्न। दे शुड बी पार्ट ऑफ मैनेजमेंट इफ एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन आर टेकन वर्कर शुड बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस। एम्प्लॉयज़ को हमें मैनेजमेंट का पार्ट समझना चाहिए। इवन अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जा रहा है तो उन्हें पहले कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। नाउ इस क्वेश्चन में आपको बताना है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कि कौन सा साइंटिफिक प्रिंसिपल यहाँ आइडेंटिफाई हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पर बच्चे अगर आप देखें तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको वेलकम किया जा रहा है, उनको हर एक चीज़ का पार्ट बनाया जा रहा है, उन्हें मैनेजमेंट का हिस्सा बनाया जा रहा है। यानी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में या अपने बारे में या अपने डिसीजन को सुपीरियर नहीं मानती है। वो इंडिविजुअल अपने बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को हर जगह शामिल कर रहे हैं, उनको हर जगह वैल्यू दे रहे हैं। राइट, सो अगर आपने पढ़ा हो तो याद होगा कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, जिसे हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंशन भी कहा जाता है। सो कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म जो प्रिंसिपल था वो ये कहता था कि हमें कॉपरेशन के साथ वर्क करना है, इंडिविजुअल अपने बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, ना ही एम्प्लॉयज सिर्फ इंडिविजुअल अपना बेनिफिट देखकर डिसीजन लें और ना ही एम्प्लॉयर अपना बेनिफिट देखकर एक सिंगल हैंडेड डिसीजन लें।
जो भी डिसीजन लिया जा रहा है वो कॉपरेशन के साथ लिया जाना चाहिए, जिसमें दोनों की मर्जी शामिल हो, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की भी, इंडिविजुअल कोई अपने बारे में ना सोचे। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। इन अ कंपनी on the basis of several observation it is determined that standard time taken by the worker to make one card box is 30 minute। यानी हमने काफ़ी ऑब्जर्वेशन के बाद ये डिसाइड किया कि एक कार्ड बॉक्स को बनाने का जो परफेक्ट टाइम है, ठीक है, वर्कर्स के अकॉर्डिंग देखें कि एक स्टैंडर्ड टाइम हमें फिक्स करना होता है। एक बॉक्स को बनाने में एक पर्सन को 45 मिनट लग रहे हैं, एक को 40 मिनट लग रहे हैं, एक को 30 मिनट लगे और एक को 20 मिनट्स ही लगे, ठीक है। तो ये तो अलग अलग पर्सन की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हो गया। हमें एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करना है, वो स्टैंडर्ड टाइम जिसके अकॉर्डिंग हर कोई अपना वर्क उतने टाइम में कंप्लीट कर पाए। तो इसके लिए हम बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस करते हैं। सो बेसिकली ये क्या होती है, टाइम स्टडी, ठीक है। टाइम स्टडी में हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को तैयार करने में कितना टाइम लग रहा है वो डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो इस केस स्टडी के अकॉर्डिंग है कि उन्होंने 30 मिनट्स का टाइम लिया कि एक कार्ड बॉक्स को बनने में 30 मिनट लग रहा है, ठीक है। अब ये केस स्टडी आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसका क्वेश्चन का देखूँ आपको तो वहाँ पर आपसे पूछा गया आइडेंटिफाई द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट यूज्ड इन दिस केस, यानी कौन सी टेक्निक यूज की गई है, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी और फिटिंग स्टडी। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जहाँ पर भी हम स्टैंडर्ड टाइम सेलेक्ट करें वो क्या है, टाइम स्टडी, सी ऑप्शन, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। अ कंपनी वांट्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन इट्स एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्क। कंपनी अपने एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स के बीच में डिफरेंशिएट करना चाहती है कि कौन से हमारे अच्छे वर्कर्स हैं और कौन से ऐसे हैं जो एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहे। फॉर द सेम इट इज डिटरमाइंड that standard output per worker per day is 8 unit and those who made standard or more than standard will get 50 rupees per unit। क्वेश्चन यहीं तक पढ़ो। देखो यहाँ क्या लिखा है कि जो स्टैंडर्ड आउटपुट हमने डिसाइड किया पर वर्कर का पर डे इज 8 यूनिट, यानी 8 यूनिट आपको एक दिन में तैयार करने ही है। अगर आप 8 यूनिट या उससे ज़्यादा कर लेते हैं तो आपको 50 रुपीज़ पर यूनिट के अकॉर्डिंग वेजेस मिलेंगे। और फिर यहाँ पर पॉइंट है एंड दोज बिलो विल गेट ₹40 पर यूनिट, और जो इस 8 यूनिट से कम प्रोड्यूस कर रहे हैं उन्हें 40 रुपीज़ पर यूनिट के अकॉर्डिंग वेजेस मिलेंगे। तो अपने डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम था एक, जिसमें था कि हर एक वर्कर को उसके वर्क के अकॉर्डिंग आपको वेजेस देने, डिफरेंट पीस यानी जितने जितने पीस तैयार किए उसे उतने वेजेस मिलने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर यह है कि भाई 8 बनाओगे 8 यूनिट्स तो 50 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से पैसे मिलेंगे, उससे कम बनाओगे तो 40 के हिसाब से पैसे मिलेंगे। तो डिफरेंट वर्क डिफरेंट वेजेस, राइट। सो यह है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। ब्राइट लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग डिटर्जेंट। इट हैज सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। All of them have specialized persons. Collectively they achieve production and sales target of the company। यानी ये जो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो डिटर्जेंट मैन्युफैक्चर कर रही है, यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, एक फाइनेंस का, मार्केटिंग का, प्रोडक्शन का, HRM का, ठीक है। और हर एक डिपार्टमेंट के पास अपने अपने स्पेशलाइज्ड पर्सन्स भी हैं, ठीक है। कलेक्टिवली इन्होंने प्रोडक्शन का टारगेट अचीव किया है एंड सेल्स का टारगेट अचीव किया है। नाउ आइडेंटिफाई फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन द अबव केस। फ्योल जिन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए थे उनका कौन सा प्रिंसिपल यहाँ हाईलाइट हुआ है, डिसिप्लिन, डिवीजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ कमांड एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो केस स्टडी के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो जो ये कंपनी है इन्होंने क्या कर रखा है, वर्क को डिवाइड कर रखा है। फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनेंस का वर्क संभालेगा, मार्केटिंग का, राइट। हर एक कोई अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पर जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और सेल्स डिपार्टमेंट है इन्होंने अपने टारगेट्स कंप्लीट भी कर लिए, राइट। तो यहाँ हमने वर्क को डिवाइड कर रखा है सो दैट वर्क टाइमली कंप्लीट हो सके और उसके लिए स्पेशलाइज्ड पर्सन भी हैं। डिवीजन ऑफ वर्क अगर आपको याद हो तो इसका एक मेन बेनिफिट यही था कि इसमें स्पेशलाइजेशन मिलती है, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट में वही लोग हैं जो फाइनेंस की नॉलेज लेकर आए हैं, हमने उन्हीं लोगों को हायर किया है। वो फाइनेंस का काम बहुत अच्छे से कर पाएंगे तो वर्क बहुत स्पेशलाइज तरीके से कंप्लीट हो पाएगा। उसी तरह मार्केटिंग में अपने स्पेशलाइज्ड पर्सन है, राइट। तो वर्क डिवाइडेड भी है और वहाँ पर स्पेशलाइजेशन भी है। सो दिस इज डिवीजन ऑफ वर्क। क्वेश्चन नंबर 9 इज Miss Radha, a sales manager of Star Bulb Limited, has to negotiate a deal with buyer. She finds that if she can offer credit period of 50 days, she is likely to clinch the deal, which is supposed to fetch the company net margin to say 50 crore. Now the company gives power to the manager to offer a credit period of only 30 days.
विच प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल इज वायलेटेड है। तो केस स्टडी पहले समझो बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने कहा कि जो सेल्स मैनेजर है राधा स्टार बल्ब लिमिटेड की, उन्होंने नेगोशिएट किया डील विद बायर, यानी बायर के साथ डील करते वक्त सेल्स मैनेजर ने ये बोला कि हम आपको 50 डेज का क्रेडिट पीरियड ऑफर करेंगे। यानी अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो एक सेल्स मैनेजर है, सेल्स मैनेजर के पास कुछ ना कुछ अथॉरिटी रही होगी, ठीक है। दैट्स वाई उन्होंने बायर के साथ डीलिंग करते वक्त 50 डेज का क्रेडिट पीरियड ऑफर कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि इतना मैं ऑफर कर सकती हूँ, राइट। नाउ द कंपनी गिव्स पावर टू द मैनेजर टू ऑफर अ क्रेडिट पीरियड ऑफ ओनली 30 डेज। लेकिन बाद में क्या हुआ कि कंपनी ने उनकी पावर को रिड्यूस कर दिया, 50 की जगह उन्होंने कहा कि आप सिर्फ और सिर्फ 30 डेज का क्रेडिट पीरियड ऑफर कर सकते हो। यानी अभी तक जो आपके पास 50 डेज थे, अब आप सिर्फ और सिर्फ 30 डेज का पीरियड ही ऑफर कर सकते हो। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, अथॉरिटी को छीन लिया है। जहाँ पहले आपने 50 की अथॉरिटी दे रखी थी, अब आपने उसे कम कर दिया है। क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हुआ है। तो सिंपल सी बात है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही यहाँ पर वायलेट हुआ है। जहाँ पहले आपने एक मेजर अथॉरिटी दे रखी थी, आप 50 डेज का क्रेडिट पीरियड अलाउ कर सकते हैं, वहाँ फिर आपने 30 कर दिया, तो कहीं ना कहीं आप उनसे अथॉरिटी छीन रहे हैं। सो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर वायलेट हुआ है, राइट। सो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट इज 10th। The management of Bharat Udyog Private Limited and labor union have entered into an agreement whereby workers have agreed to put in extra hours without any additional payment to revive the company out of loss. In return, the management has promised to increase wage of the worker. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार घुमा फिरा के पूछा गया है, और इसका एक ही सिंपल सा फंडा है, कमिटमेंट। ये वर्ड आपको याद रखना है, कमिटमेंट। यानी अगर किसी भी केस स्टडी में आपको दिखे कि कोई कमिटमेंट फुलफिल किया जा रहा है, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर यह है कि लेबर यूनियन ने कहा कि हम एक्स्ट्रा आवर्स वर्क करेंगे, हम कंपनी को लॉस से निकालने के लिए हम ज़्यादा काम करेंगे और उसके चार्जेस भी नहीं लेंगे, एडिशनल पेमेंट भी हमें नहीं चाहिए। इन रिटर्न मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया कि हम आपके वेजेस बढ़ा देंगे जैसे ही हमारा मिशन अकम्प्लिश हो जाएगा। यानी जैसे ही हम लॉस से रिकवर हो जाएंगे, कंपनी प्रॉफिट अर्न करने लगेगी, तो हम आपकी सैलरीज भी इंक्रीज कर देंगे, राइट। तो ये क्या है, कमिटमेंट हो रहा है वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में। वर्कर्स कह रहे हैं हम ज़्यादा काम करने को तैयार हैं कंपनी के लिए, कंपनी को लॉस से निकालने के लिए वर्कर्स ने कमिटमेंट किया। मैनेजर्स कह रहे हैं ठीक है, हम भी आपको ये कमिटमेंट देते हैं कि जैसे ही कंपनी के हालात सुधरेंगे हम आपकी सैलरी इंक्रीज कर देंगे। दोनों एक कमिटमेंट का पार्ट बनते हैं और दोनों अपने कमिटमेंट को फुलफिल करते हैं। तो ये है डिसिप्लिन। आइडेंटिफाई करना है आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। करेक्ट आंसर है इसका डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, रूल्स को फॉलो करना, जितने भी हमने कॉन्ट्रैक्ट आपके तैयार किए हैं, जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में आपके लिखा है वो सब फॉलो करना। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो बच्चे अक्सर इसमें मिस्टेक कर देते हैं वो होता है कमिटमेंट, और इसी से रिलेटेड केस स्टडी आ रही है। अगर आप किसी भी तरह को कोई वादा निभा रहे हैं, कोई कमिटमेंट फुलफिल कर रहे हैं, तो वो भी डिसिप्लिन का ही पार्ट है, राइट। सो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सम अदर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।